The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 9 दिसंबर 2011 को कच्छ गुजरात में दिया। मोदी जी ने कहा कि टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है और पूरे विश्व का अनुमान है कि आने वाले समय में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करने वाली है। आज 40 साल के बाद 9 दिसंबर को हमें एकत्र आने का अवसर मिला है। तब मैं युद्ध इस देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले सभी वीरों को नमन करता हूं और जिस मातृशक्ति ने दुनिया में अपने साहस और शौर्य का अप्रतिम उदाहरण दिया था, उस माधवर की माताओं बहनों को मैं शत शत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे विश्व में एक ऐसा उद्योग है जिस पर मंदी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, रिसेशन का कोई इंपैक्ट जिस इंडस्ट्री पे नहीं हो रहा है वह इंडस्ट्री है टूरिज्म। कभी बारिश कम हो जाए तो किसान को नुकसान हो जाता है, कभी मंदी का माहौल हो तो व्यापारी को नुकसान हो जाता है। लेकिन टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। पूरे विश्व का अनुमान है कि आने वाले दिनों में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करने वाली है। और अगर यह संभावना है तो माइक पर बातचीत बंद करो भाई, एनाउंसर नो माइक चालू है। इसलिए संभावना है कि इस टूरिज्म का जो विकास हो रहा है, जो उसके लिए जितनी सज्जता करेगा वो उसका लाभ उठा पाएगा। भारत में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाई कॉस्ट टूरिस्ट को आकर्षित करने में हमारा देश उतना सफल नहीं हुआ है। अच्छा सा अच्छा टूरिज्म के स्टैंडर्ड है हाई कॉस्ट एंड लो बल्क। कम संख्या में लोग आए लेकिन ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करें। लेकिन हमारे देश का जो टूरिज्म है जिसमें ज्यादातर विश्व के मिडिल लेवल की सोसाइटी के लोग आते हैं, बहुत बड़े बल्क में आते हैं और जितनी मात्रा में आते हैं उसके सप्रमाण ही धन खर्च पाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए कि ये स्थिति मेंटेन रहते हुए भी हमने हाई कॉस्ट टूरिस्ट को आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। गुजरात का टूरिज्म के नक्शे पर कहीं नामो निशान नहीं था। ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ, द्वारिका रिलीजियस टूरिज्म के लिए लोग आते जाते थे। इसके ज्यादा गुजरात में टूरिज्म शक्ति है
इस पर लोगों का ध्यान नहीं था। जो लोग बर्ड वॉचर्स हैं, जितनी वैरायटीज गुजरात की धरती पर उपलब्ध हैं, किसी एक राज्य में इतनी विविधता भरे पंखियों का समूह हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। बर्ड वॉचर्स सबसे अच्छे टूरिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो महीनों तक रुकते हैं और एक जो तय करके आते हैं कि मुझे इस बर्ड को देखना है, उसकी फोटो लेनी है। अगर महीने भर इंतजार करना पड़े तो महीने भर इंतजार करेंगे, लेकिन उस बर्ड को देख करके जाते हैं। गुजरात ने बर्ड वॉचर्स के लिए वैज्ञानिक तरीके से टूरिज्म क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया है। लगातार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। बर्ड्स के संबंध में बुक्स निकलने लगी हैं। डिजिटल मीडिया में गुजरात के बर्ड्स, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उसी प्रकार से गुजरात मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और सिर्फ मनुष्य को ही प्रभावित करता है ऐसा नहीं है, पंखियों को भी गुजरात की धरती पर आने के लिए हमेशा निमंत्रित करता है। और उसके कारण लाखों की तादाद में साइबेरिया से फ्लेमिंगोस हर वर्ष इस मौसम में हमारे मेहमान बनते हैं। हम लोगों के तो सिटी बहुत कम होते हैं, लेकिन मेरे राज्य में जगह जगह पर फ्लेमिंगो सिटीज होते हैं। वे आते हैं, अपना बसेरा करते हैं और अपनी जनसंख्या वृद्धि का भी सबसे उत्तम जगह वो ये मानते हैं। यानी इस प्रकार से मेहमान नवाजी का प्रभाव सिर्फ मनुष्य तक नहीं, पशु पंखियों तक भी इसका प्रभाव पैदा कर हो, ये माहौल गुजरात की धरती पर है। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हेरिटेज टूरिज्म के लिए सबसे अधिक संभावनाएं पड़ी है। हिंदुस्तान के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर सर्वाधिक अगर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कहीं पर है तो गुजरात में। पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से अगर देश में देखा जाए तो सर्वाधिक हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स गुजरात की धरती पर है। हम लोगों की कोशिश है कि हेरिटेज टूरिज्म की ओर लोगों को आकर्षित करें। गुजरात का हैंडीक्राफ्ट, मित्रों, एक जमाना था कि गुजरात का हैंडीक्राफ्ट, जब हमारे पूर्वज विश्व व्यापार के लिए जाते थे, दुनिया के अनेक देशों में 400 साल से संबंध बनाए थे, उन सब जगह पर अपने साथ अपने हैंडीक्राफ्ट लेकर के जाते थे और दुनिया में उसका डंका बजता था। मित्रों, भारत के व्यापारिक जगत की कितनी ताकत थी। रशिया में एक स्टेट है अस्ट्राखान करके, उस अस्ट्राखान स्टेट के साथ गुजरात के संबंधों को हमने बनाया है। उस अस्ट्राखान स्टेट की विशेषता है कि वहां उनकी जो अच्छी से अच्छी दुकानें होती हैं, महंगी से महंगी जो दुकानें होती हैं, जहां पर लोग गारंटी से माल खरीदने जाते हैं, ज्यादातर उन दुकानों का नाम ओखा के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ओखा से शुरू होता है या बीच में कहीं ओखा शब्द आता है, क्योंकि हमारे ओखा से, द्वारिका ओखा पोर्ट से वहां सामान जाता था पहले, और अगर ओखा से कोई सामान आया है तो उसको उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। जैसे अभी कभी मेड इन जापान आए तो तुम्हारा मन करता है यार अच्छी चीज होगी, उस जमाने में यह था। और उसका इंपैक्ट यह है कि आज भी अस्ट्राखान के अंदर ओखा से संबंधित नाम वाली चीजें बाजार में बिकती है। इसका तात्पर्य हुआ कि हम लोगों के द्वारा उत्पादित चीजों का मूल्य कितना ऊंचा है, उसको भी हम प्रसारित करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारा कच्छ का सफेद रण, ये रण कोई मोदी के आने के बाद नहीं आया है, रण तो पहले ही था, लेकिन देखने के लिए दृष्टि नहीं थी।
ये सामर्थ्य दुनिया को दिखा सके, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आज गुजरात जिस प्रकार से विकास कर रहा है, हमने उस नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए जितनी ताकत ताजमहल को चांदनी रात में देखने के लिए आकर्षित करती है, उतनी ही ताकत चांदनी रात में हमारे कच्छ के सफेद रण को देखने के लिए ईश्वर ने निर्मित की। और मैं सभी यात्रियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं लड़कपन से इस रण में आता हूं, मैंने उसके सौंदर्य को भली भांति जाना पहचाना है। इस रेगिस्तान में आने का मेरा शौक हुआ करता था अपने युवा काल में, और तब तो रास्ते भी नहीं थे। रेगिस्तान की उस मिट्टी के बीच से जाना पड़ता था, और कई बार ऐसा होता था हम रास्ते से भटक जाते थे। कितना ही घूमते रहे, आखिरकार उसी जगह पे लौट के आ जाते थे। जब तक कोई गाइड नहीं होता था हम वापस नहीं आ सकते थे रण में। उन दिनों में मैं रेगिस्तान के अंदर भटकता था, लेकिन मैंने एक अपने जीवन में अनुभव किया था, मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। आकाश के नीचे इस सफेद रण पर जब हम चलते हैं, समय अगर सूर्यास्त का हो या समय सूर्योदय का हो या चांदनी रात में आधी रात हो, और अगर आपके भीतर कुछ आध्यात्मिक आकांक्षाएं पड़ी हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, थोड़ा सा भी उसकी तरफ आपका मन का झुकाव है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, कुछ पल मौन रह करके थोड़ा अपने परिवार से 5-10 कदम दूर जा करके इस परमात्मा के विशाल रूप का अनुभव कीजिए। आपको आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते समय उन बर्फीली चट्टानों के निकट होकर के अनुभव करते हैं, वैसी ही अनुभूति आपको इस सफेद रण के अंदर हो सकती है, अगर आपका थोड़ा सा भी झुकाव थोड़ा होना। आप पूरे स्पिरिचुअल कोई बड़े यौगिक अवस्था में हो तभी होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी झुकाव रहा तो आपको बंद कर जाएगा, और आप उसको अनुभव कीजिए, मौन के साथ अनुभव कीजिए, और सूर्योदय भी वहां देखिए, सूर्यास्त भी वहां देखिए, और आधी रात चांदनी का भी मजा लूटिए। आपने कभी जीवन में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा होगा जिसको पूरा अपनी आंखों में मन में भर करके अपने परिवार के पास जाकर के लौट करके ले जा सकते हो। ऐसी एक अनुभूति के लिए अवसर है। एक कच्छ कार्निवल एक प्रकार से कच्छ के जीवन को एक स्थान पर अनुभव करने का अवसर होता है। कच्छ एक ऐसा जिला है, एक प्रकार से वो लघु भारत है। कच्छ जिला एक जिला ऐसा है जहां हिंदुस्तान के सभी राज्य के लोग रहते हैं। बहुत कम लोगों को अंदाज होगा। हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा ही लगता है कि शायद मुंबई ही ऐसा है कि जहां पर कॉस्मोपॉलिटन है और देश भर के लोग रहते हैं। मित्रों, कच्छ एक ऐसा जिला है और इतना डेवलप हुआ है भूकंप के बाद कि हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिस जिले के लोग कच्छ की धरती पर न रहते हो, इस धरती को अपना बनाकर न रहते हो। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।